जी सर। हम्म। हम्म। तो ये तो कहा जा सकता है कि श्रमिकों की संख्या तो बहुत कम नहीं हुई है, क्योंकि आज भी देश की अधिकांश जनसंख्या गांव के अंदर निवास करती है और गांव में कृषि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पर एक बात जरूर है कि कृषि अब घाटे का सौदा है। जो विभिन्न तरह की गतिविधियां चल रही हैं, वो गतिविधियां किसानों के हित में नहीं है। और किसान भी धीरे धीरे ये समझने लगा है कि उसका जो श्रम है, वह श्रम वो चाहे कृषि कार्यों में कितना ही लगा दे, लेकिन उसके बावजूद उसके जीवन स्तर में जो एक अपेक्षित सुधार होना चाहिए, वो सुधार नहीं है। और इसलिए गांव के जो अधिकांश परिवार हैं, उन अधिकांश परिवारों का अगर आप चरित्र देखें तो वो अब मल्टी ऑक्यूपेशनल फैमिलीज हैं। कुछ लोग खेती करते हैं। अब डिपेंड इस पर करता है कि उनके पास में कितनी कितनी जमीन है जिस पर कि वो कृषि कार्य कर रहे हैं। जी। अधिकांश लोगों के पास जो जमीन है वो बहुत उसका उसका साइज बहुत छोटा है, जो कि हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि भाई बहुत छोटे साइज के जो कृषि के क्षेत्र हैं, जमीन के क्षेत्र, वो उनकी संख्या बहुत अधिक है उस जनसंख्या की। तो सवाल ये उठता है कि जब उनसे आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तब आप क्या करेंगे? आप तो फिर यहाँ पर अम, दूसरे दूसरे व्यवसायों की खोज करेंगे। जो वैश्विक भूख सूचकांक है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत का स्थान है, उस भारत के स्थान को देखते हुए और जो 80-81 करोड़ जनसंख्या के लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देने की जो सरकार की स्कीम चल रही है, उसमें अधिकांश तो गांव के लोग हैं। मनरेगा के अंदर जो एक्टिविटीज हैं, उसमें भी अधिकांश जो गांव की वो योजनाएं हैं, जिन योजनाओं में वो लगे हैं, ये सारे के सारे जो संदर्भ हैं, ये संदर्भ इस बात को दर्शाते हैं कि अब कृषि कार्य के अंदर इन्वॉल्वमेंट आपकी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। लिहाजा वह किसान जो वहां पर अपने खेत में काम करता है, एक सीजनल वर्कर की तरह वो काम करता है। वह सीजनल वर्कर जब उसके सीजन नहीं होते हैं कृषि के, तो वो शहर में आकर के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कुछ अर्न करके वह वापस गांव के अंदर चला जाता है। तो ये जो एक फ्रेमवर्क हमारे सामने है, उस फ्रेमवर्क में हमें किसानों के समूचे जीवन को समझने की जरूरत है। कभी तो बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी प्रकृति की इतनी अस्थिरता होती है कि वह अनेक तरह की क्राइसिस का हिस्सा बन जाता है। वह अपने परिवार के बच्चों के शिक्षण कार्य में कितनी फीस दे सकता है, वह जो हेल्थ का सवाल है उसमें कितना दे सकता है। अगर उसका मकान कच्चा है तो उस कच्चे मकान को अर्ध पक्का या पक्का बनाने के लिए उसका कितना खर्च हो सकता है। और गांव के अंदर चूंकि धर्म और जाति, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, तो धार्मिक कृत्यों में और जातीय कृत्यों में उसका इन्वॉल्वमेंट कभी तो स्वाभाविक होता है और कभी दबाव डाल करके उसके उस इन्वॉल्वमेंट को करवाया जाता है, जिसकी वजह से वो अनेक तरह की ऋणग्रस्तताओं का शिकार हो जाता है। ये सब जो एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के विदिन हमको उसके एम्प्लॉयमेंट की और उनकी संख्याओं की बात करनी चाहिए। जब किसान, जो पुरुष किसान है, जब वह इन सारी एक्टिविटीज में अपने आप को शामिल करने के लिए शहर में आता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए, तो उनके परिवार की जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं फिर कृषि कार्यों के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट करती हैं, जिसको कि फेमिनाइजेशन ऑफ
एग्रीकल्चर की संज्ञा दी गई है, तो उसमें महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट भी काफी है। ये मोटे मोटे रूप में देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो कृषि कार्य है वह एक पारिवारिक कृत्य है, और उसमें बच्चे से लेकर के और हर उम्र का जो व्यक्ति है वो उसमें शामिल होता है। लेकिन उन सबके योगदान के बावजूद वह अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। यह सबसे बड़ी त्रासदी है। अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि ये उसके लिए निराशा की स्थिति है। किसान में जो निराशा है वह निराशा काफी कुछ उसको परेशान करती है, और उस परेशानी के कारण वह आत्महत्या भी करता है। वह उसके परिवार में अनेक प्रकार के तनाव भी होते हैं, और उन तनावों की वजह से उसके अपने मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी काफी बुरा असर पड़ता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम है ज्योति, जिसको कि समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में तो जो गांव के अध्ययन हुए थे और जो जातियों के अध्ययन हुए थे उसमें इन सब चीजों की तरफ ज्यादा शायद ध्यान नहीं गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ध्यान गया नहीं होगा, लेकिन अधिकांश अध्ययनों के अंदर हमने इस तरह की जो किसानों की क्राइसिस है, उन किसानों की क्राइसिस को समाजशास्त्रीय नजरिए से देखने की कोशिश नहीं की। और इसलिए जो रूरल स्टडीज हैं वो जाति, परिवार, सोशल रिलेशंस, इन सब के साथ में ज्यादा जुड़ गई। किसानों की जो आधारभूत समस्याएं थी, जो उनके जीवन यापन से जुड़ी हुई समस्याएं थी, जो उनकी अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी के विद इन क्राइसिस थी, स्टेट और पीजेंट्री के बीच के क्या रिलेशंस थे, किस तरह की पॉलिसीज फ्रेम की जा रही थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद किसान के जीवन स्तर पर टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ रहा था, उसकी जमीन पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, किस तरह की हेल्थ सिस्टम्स में पैथोलॉजीज वहां पर डेवलप हो रही थी। इन सब का अध्ययन बहुत ज्यादा हुआ नहीं, और इसलिए गांव को समाजशास्त्री दृष्टि से मुझे लगता है कहीं ना कहीं उपेक्षाओं का शिकार होना पड़ा। शुरुआती दौर में जितने भी अध्ययन हुए उसमें प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का एक बहुत अहम रोल था, पर धीरे 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 एक शिफ्ट हुआ है। और उस शिफ्ट में हम ये मानते हैं कि जो पीजेंट स्ट्रगल्स हैं, उन पीजेंट स्ट्रगल्स की स्टडी शुरू हुई। मुख्य रूप से तो उसमें AR देसाई का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। टॉम ब्रास ने उसके अंदर अध्ययन किया, DN धनागरे ने उसके अंदर अध्ययन किया, और इन अध्ययनों के अभी सुरेन जोधका ने इसका गांव का अध्ययन किया है। तो उन अध्ययनों के फलस्वरूप हमने किसान के इस विषमता मूलक जीवन को समाजशास्त्री दृष्टि से नजदीकी से देखने का प्रयास किया है। और इसलिए अब रूरल सोशियोलॉजी की जगह हम रूरल स्टडीज और पीजेंट स्टडीज की बात करने लगे हैं, ताकि उसको एक संपूर्णता के साथ में समझा जा सके। सर, अगला सवाल है कि वर्तमान में जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? वर्तमान में जीडीपी के अंदर जो कृषि का योगदान है वो लगभग 13-14% है। संभवतः अब इतना भी नहीं रहेगा, इतना भी नहीं रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है कृषि का क्षेत्र, और जब ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है तो किसान की अपनी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का सुलझाव उस रूप में नहीं हो पाता है जिस रूप में कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की श्रमिकों की समस्याओं के समाधान की कोशिश की जाती है। वहाँ ट्रेड यूनियन मूवमेंट है। अब तो ठीक है, बहुत से राजनीतिक दलों की अपनी किसान सभाएं हैं, जिन किसान सभाओं को किसानों को संगठित करने के मौके मिलते हैं, और उन मौकों के कारण किसानों की अनेक समस्याएं
सेंटर स्टेज पर आ जाती हैं, किसानों के अपने आंदोलन हो जाते हैं। लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि गांव के अंदर जब जाति और धर्म बहुत महत्वपूर्ण हो जाएं, जो जीवन के निर्धारक तत्व हो जाएं, तब कभी भी किसान को उन जाति और धर्म के आधार पर उसे एक एलिनेशन की प्रोसेस की तरफ ले जाया जा सकता है, और परिणाम ये होता है कि वो अपनी किसानी समस्याओं को दरकिनार करके या उनको बैक स्टेज करके उन समस्याओं के ऊपर ज्यादा केंद्रित होने लगता है जो जाति और धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं। एक सवाल और भी है इसमें, और उसमें हमको किसान को इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि चूंकि कृषि कार्य प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तो जब प्रकृति के ऊपर निर्भरता है तो कहीं ना कहीं धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल उसके अंदर उभर करके आ जाता है। वह अपने समूचे कृषि कार्यों को, उससे संबंधित लाभ को, उससे संबंधित हानि को धार्मिक रीति रिवाजों के साथ, ईश्वरीय जो प्रकोप है या ईश्वर का आशीर्वाद है उसके साथ में जोड़ देता है, और इस तरह से जो एक राज सत्ता के अपने प्रयास होने चाहिए वो प्रयास बहुत ज्यादा प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। वो बड़ी समस्या है, और उस समस्या का हमको एक समाधान करने की जरूरत है कि भाई किस तरह से हम उस समस्या के समाधान की तरफ जाएं। मैं इसे अभी 1 मिनट में आपको एक आंकड़ा बताने की कोशिश करता हूं जो शायद हमको कहीं किसी मुकाम पर लेकर के जाने की कोशिश करे। ये एक आंकड़ा है ज्योति, जिसको कि अगर हम देखें तो हमारे सामने चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। 2014 से लेकर के 2022 ये जो फेज है, इस फेज में एनसीआरबी के अनुसार लगभग 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या की है 2014 से 22 तक। 2014 से 2022 के दौरान। और उसके बाद में एनसीआरबी ने किसानों की हत्या के आंकड़े देने बंद कर दिए। लेकिन आत्महत्या तो लगातार जारी है, गाहे बजाए खबरें आ जाती हैं, कभी महाराष्ट्र से आ जाती हैं, कभी उड़ीसा से आ जाती हैं। और अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि अब ये जो मीडिया संस्थान है, उन मीडिया संस्थान के लिए किसानों की अपनी जो जरूरतें हैं और किसानों की समस्याएं हैं, कोई वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। एक दूसरा और जो आंकड़ा जिसको मैं मतलब जो मुझे परेशान करता है, और मुझे लगता है कि समाज विज्ञान के हर विद्यार्थी को परेशान करना चाहिए इस आंकड़े को, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट है, एक केंद्र सरकार की है। और उस रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 से और आगामी 5 वर्ष के दौरान केंद्रीय सरकार ने कृषि मंत्रालय को जो राशि आवंटित की कृषि के विकास के लिए, उसमें से 1,05,543.71 करोड़ रुपया सरेंडर कर दिया। वो जो आवंटन हुआ किसान के लिए, किसान कल्याण के लिए, उस आवंटन का पूरा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो उदाहरण है जो उन्होंने दिए, 2018-19 में कुल आवंटन हुआ 54,000 करोड़ रुपया और सरेंडर कर दिया गया 21,043.75 करोड़ रुपया। ठीक इसी तरह से 19-20 में 34,517 करोड़ रुपया सरेंडर किया गया। 20-21 में 23,824 करोड़ रुपया सरेंडर किया गया। 21-22 में
5,152 करोड़ रुपया सरेंडर किया गया और 22-23 में 21,005.13 करोड़ रुपया सरेंडर किया गया। ये जो टोटल राशि है, ये टोटल राशि लगभग 1,05,543.71 करोड़ रुपया हो जाती है। ये आवंटित राशि में से सरेंडर है, इतना सरेंडर किया गया। लेकिन दूसरी तरफ आप कॉरपोरेट कराने के लिए 14.56 लाख करोड़ रुपए का कर्जा पिछले 10 वर्ष में माफ कर रहे हैं। यानी आप जो कॉरपोरेट है, जो समृद्ध लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उन्होंने जो कर्ज लिए हैं, उन कर्जों के को तो आप वेव ऑफ कर रहे हैं उसको। उनका कर्जा आप बट्टे खाते में डाल रहे हैं और वो राशि छोटी मोटी नहीं है, वो करीब करीब 14 लाख करोड़ के आसपास की राशि है। लेकिन किसान का आप लगभग 1,05,000 से 1,05,000 करोड़ से ज्यादा का रुपया सरेंडर कर रहे हैं। ये इस बात को शो करता है कि हम जिस राजनीतिक व्यवस्था में रह रहे हैं, उस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर किसान की क्या स्थिति है। अगर यही 1,05,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा किसान कल्याण के ऊपर, किसानों की विभिन्न नीतियों के ऊपर, किसानों के क्राइसिस रिजोल्यूशन के ऊपर खर्च किया गया होता तो कृषि उत्पादन और ज्यादा हो सकता था। किसान मेहनत करता है। आप हर बार कहते हैं कि हमारे खाद्यान्न के जो गोडाउन है वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, हमारा देश किसी भी रूप में भूखा नहीं सो सकता, हमारे पास खिलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मौजूद है। लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न जो उपलब्ध कराने वाला है, वो उपलब्ध कराने वाला जो किसान है, वह किसान किस तरीके से अपना जीवन यापन करता है, इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा चर्चा पॉलिसी के संदर्भ में भी नहीं होती है। और इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि हम किसानों की अनवरत उपेक्षा करते हैं, क्योंकि शायद जाति और धर्म हमारे लिए वोट बैंक का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। किसान क्योंकि वोट बैंक की रचना नहीं करता और जब वोट पड़ती हैं तो वो जाति और धर्म के दायरे में उभर करके आ जाता है। और इसलिए उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि किसानों की समस्या और किसानों के जीवन के बारे में समाज वैज्ञानिकों को बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन करना चाहिए। एक दूसरा पार्ट ये भी है कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि भाई जो WTO है, वो WTO की जो अपनी बार बार की नियम है, कार्य प्रणाली है, उन सब के बारे में भी देखना चाहिए। जो विश्व व्यापार संगठन में 1995 में जो कृषि समझौता हुआ था, उस कृषि समझौते के साथ साथ अगर उसके विभिन्न पक्षों को हम तलाशने की कोशिश करें और किस तरह से निजी क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी स्वरूप नहीं ले पा रहा है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये WTO के जो रूल्स हैं, वो रूल्स ऑपरेटिव हैं। जो कुल खाद्यान्न उत्पादन होता है भारतवर्ष के अंदर, उसका केवल लगभग 30% ही सरकार खरीदती है। बाकी जो है उसका खाद्यान्न वो खुले बाजार के अंदर होता है, खुले बाजार के अंदर जाता है। तो खुले बाजार में जब उसको वो किसान महाजन के पास जाता है, दुकानदार के पास जाता है, तो उसको अपनी उपज का पूरा पैसा नहीं मिलता। जबकि होना तो ये चाहिए था कि जो उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार सरकार को समूचा का समूचा उसका उत्पादन खरीद लेना चाहिए और उसके बाद में फिर वो अगर निजी बाजार में उसको बेचना चाहती है तो निजी बाजार में बेच ले। लेकिन यहाँ तो बिचौलिए मौजूद है बीच के अंदर, जब आप निजी क्षेत्र के अंदर जाते हैं। और इस निजी क्षेत्र को ही और व्यापक करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देने की जो कोशिश हो रही थी, उसी का नतीजा था कि जो अभी का किसान आंदोलन आया,
उस किसान आंदोलन के अंदर ये चीजें उभर करके आई। जी सर। उम, एक चीज़ है सर इसमें कि भविष्य में किसान नहीं, ये तो लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। एक है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर, है ना? कृषि श्रमिकों के स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं? क्या किसान आंदोलन से इसका कोई संबंध जोड़ा जा सकता है? एक बात मैं इसके साथ साथ और बता दूं, जो जी सर। सवाल उभर रहा था कि अभी का जो किसान आंदोलन हुआ, जो पिछली जी, बार मैं बता रहा था कि एक तो इसमें जो कानून आए थे, एक तो जी, कृषक सबलीकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून, एक तो ये था 2020 का। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य कानून 2020 ये था, और एक आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून था। जी, जो पहले इसमें क्या था कि पहले वाला जो कानून था, मतलब जिसको हमने कहा कृषक सबलीकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून, इसमें सरकार का यह दावा था कि वह किसानों को फसल की निश्चित कीमत दिलवाना चाहती है। और इस कानून के तहत कोई भी किसान फसल उगाने से पहले किसी व्यापारी के साथ समझौता कर सकता था। आप ये देखें, व्यापारी के साथ समझौता करता, और वो व्यापारी उसकी फसल की कीमत, फसल की गुणवत्ता, मात्रा और खाद इत्यादि का इस्तेमाल करने के बाद में उसकी कीमत तय करता। और वो कीमत उसको डिलीवरी के समय दे दी जाती, भुगतान कर दिया जाता। भुगतान 30 दिन में देना होता। ये एक वो बता रहे थे, ये दावा किया जा रहा था। लेकिन इसमें इतनी रुपये आप मतलब इस तरह की जो दे रहे हैं कि भाई आप सीधा बाजार से खरीद लें, तो किसान तो पूरी तरह से उस और उस कंपनी के ऊपर या उस व्यापारी के ऊपर आश्रित हो गया जी, है। जबकि सरकार, होना तो ये चाहिए था कि आप मिनिमम प्राइसेस दे करके और उसके खाद्यान्न उत्पादन को खरीदते, लेकिन उसको ये खत्म कर रहे थे। दूसरे में ये था कि जो किसान है, वो जो दूसरा कानून था व्यापार और वाणिज्य वाला, जो कानून, उसके अंदर ये व्यवस्था की गई थी कि किसान मंडी के बाहर भी अपना उत्पादन बेच सकता है। दावा किया जा रहा था कि किसान को मंडी और आड़तियों से आजादी दी जा रही है। इसमें भी वही था कि भाई दो राज्यों के बीच में आप अपना कहीं कहीं पर भी ले जा करके अनाज बेच सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वह किसान, बड़ा किसान तो एक बार को शायद कोशिश कर भी ले, लेकिन छोटा किसान, उसके पास में तो इतने साधन ही नहीं है कि वह जा करके दूसरे राज्यों के अंदर अपनी शर्त के आधार पर अनाज बेच सके। तो वहां पर भी उसके लिए परेशानी थी। तीसरा कानून था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। इसके अंदर ये किया गया था कि जो जो व्यापारी है, वह व्यापारी अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू इत्यादि, इनको आवश्यक सूची से हटा दिया गया और कहा गया कि इसका कितना ही वो स्टॉक जमा कर सकता है। ये जो कानून थे ना, ये सीधे सीधे किसान की अपनी जो बुनियादी जरूरतें थी और उसकी अपनी पूरी प्रणाली थी, इस पर प्रहार करते थे। किसान समझ गया कि इसके इन 3 कानूनों के माध्यम से उसकी पूरी फसल को, उसकी जिंदगी को कारपोरेट के हवाले किया जा रहा है। और यही कारण बना कि ये किसान आंदोलन हुआ। 1 वर्ष के अंदर 1 वर्ष से ज्यादा की अवधि तक चला, और किसानों के ये 3 जो अधिनियम थे, इन 3 कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि वापस लेने के बाद आपने किया क्या? आपने वापस तो ले लिए और कहा कि नहीं, हमने इसमें मैं माफी मांगता हूं, और हमने बातचीत नहीं की, हमारे में ही कुछ कमी, जो एक बड़ा भाषण दे करके उस दिन जो राज सत्ता थी, वह राज सत्ता इन कानूनों को वापस ले रही थी। सवाल यह है कि कानून जब आए तब भी बहस नहीं हुई, अचानक उन कानूनों को आप ले आए। जब कानून विड्रॉ किए गए तब भी कोई बहस नहीं हुई। मतलब हम बिना बहस के कानून ला रहे हैं, बिना बहस के कानूनों को वापस ले रहे हैं। और उसके बाद स्थिति ये है कि अब फिर किसानों ने चुनौती दी है, किसान आंदोलन संभवतः
अभी 10-15 दिन में फिर शुरू होने वाला है। बैरिकेड्स वगैरह लगने लग गए हैं वहां पर कि भाई किसानों को आने से रोका जाए, क्योंकि जो आपने आश्वासन दिए थे कि भाई हम न्यूनतम प्राइसेस को लेकर के बात करेंगे, किसानों के क्या क्या मुद्दे हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे, कोई चर्चा ही नहीं हुई। उनको ये लगता है कि किसान तो इस तरह का एक ऐसी सोशल कैटेगरी है जिस सोशल कैटेगरी को हम किसी भी तरह से बहका सकते हैं। आप कॉरपोरेट को तो नहीं बहका सकते, क्योंकि कॉरपोरेट के ऊपर तो आपने पूरी की पूरी अपनी अर्थ प्रणाली को आश्रित कर रखा है और अपने आप को कॉरपोरेट के हवाले कर रखा है। कॉरपोरेट के हितों को पूरा करने के लिए आप किसान के हितों पर किसी भी सीमा तक आघात कर सकते हैं, और किसान के ऊपर ही नहीं, समाज की हर सामाजिक श्रेणी के हितों के ऊपर आप किसी भी तरह का प्रहार कर सकते हैं। ये जो एक परेशानी हमारे सामने आई है, इस परेशानी को हमें देखने की जरूरत है कि भाई मतलब किस तरह से हम करें कि भाई आजादी की, अब आप देखो ना कि जो आजादी थी, जब देश को स्वतंत्रता मिली, तो देश की स्वतंत्रता के समय जो देश की कुल जीडीपी थी, उस जीडीपी में कृषि का हिस्सा लगभग 61% था। जी। अब 61% से ये 14, 15, 16 तक रह गया है। लेकिन 60% जनसंख्या तो अभी भी गांव के अंदर निवास करती है, और उसमें से भी लगभग 45 से 50% जनसंख्या है वो खेती के काम में लगी हुई है। तो अगर आप इतनी बड़ी जनसंख्या जो खेती के कामों में लगी हुई है, उनको अगर आप प्रॉपर इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो उसके आधार पर आप कैसे मतलब देश के समग्र विकास की चर्चा कर सकते हैं। हम बार बार कहते हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया था, दे सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो देखें, जो लोग आपसे कह रहे हैं कि सब्सिडी कम कीजिए किसानों की, वो अपने देश में कितनी सब्सिडी दे रहे हैं। आज भी इसमें जो एक आंकड़ा है, वो एक आंकड़ा आपको मैं बताऊं, दुनिया में 54 कंट्रीज, 54 देश अपने किसानों को लगभग $2 बिलियन की सब्सिडी दे रहे हैं। $2 बिलियन उनके, और कई तरह की सब्सिडीज हैं। अमेरिका में चीनी और मक्का जैसी जो कृषि उत्पाद है, उस कृषि उत्पाद के ऊपर 55% तक की सब्सिडी है। जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, उन्होंने ग्रामीण विकास सहायता योजना के नाम से किसानों को सब्सिडी देने के कार्यक्रम बनाए। तो एक तरफ पश्चिम में जहां पर की जो किसानी जीवन है वो इतना ज्यादा व्यापक नहीं है जितना कि भारतवर्ष के अंदर है, वहां पर तो सब्सिडी लगातार दी जा रही है। और WTO और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दूसरी तरफ भारत से कह रहे हैं कि आप सब्सिडी कम कीजिए, और भारत सरकार दबाव में आकर के उन सब्सिडीज को कम कर रही है। तो किसानों के लिए जो एक नीति होनी चाहिए थी, वह नीति कौन सी बने? मेरा अपना मानना है समाज विज्ञान के एक विद्यार्थी के रूप में कि बिना प्रभावशाली सरकारी योगदान के एक खेती का जो व्यवसाय है, वो खेती का व्यवसाय संभव नहीं है। खेती के व्यवसाय को निजी घरानों के हवाले नहीं किया जा सकता। हमें अगर खाद्य सुरक्षा को, जो कि हमारा एक दूरगामी लक्ष्य है, अगर हमें चाहिए कि हम खाद्य सुरक्षा को अनवरत बनाए रखें, तब हमें सरकार के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना होगा। अगर आपने निजी क्षेत्र के जो पक्ष हैं, उन निजी क्षेत्र के पक्षों को ज्यादा इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की, यानी खेती को अगर आपने बाजार के हवाले कर दिया, तो आज तो हो सकता है कि आपको कोई तात्कालिक लाभ नजर आने लगे, पर एक दूरगामी दृष्टि से आप खाद्यान्न सुरक्षा का जो दावा है, उस दावे के साथ में आप नहीं चल सकते हैं, और फिर आयात होगा, दूसरी तरह की समस्याएं आएंगी, और भारतीय समाज की वो जो पूरी की पूरी एक राजनीतिक अर्थवाद की प्रणाली है, जो अभी भी गहरे संकट में है, वो और गहरे संकट का हिस्सा बनती चली जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि
किसानों के जो पक्ष हैं, उन किसानों के पक्ष को हमें बहुत संजीदगी के साथ देखने की जरूरत है। जो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम हैं, वो किसी भी सामाजिक श्रेणी के हों, अगर कोई वेलफेयरिस्ट एक्टिविटीज हैं, तो उन वेलफेयरिस्ट एक्टिविटीज को बाजार के हवाले नहीं करना चाहिए। अगर बाजार के हवाले अगर आप सारी वेलफेयरिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, तो हो सकता है कि प्रारंभ में वो सिर्फ दर्शाने भर के लिए उन वेलफेयरिस्ट एक्टिविटीज को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दें। लेकिन एक चीज हमको ध्यान में रखने की जरूरत है, और जिसके ऊपर किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, और अगर कोई बहस करना चाहता है तो हम सब लोग बहस करने के लिए तैयार होने भी चाहिए। बाजार बिना मुनाफे के काम नहीं कर सकता, उसको मुनाफा चाहिए। अब कृषि कार्य के अंदर उस मुनाफे की तलाश वो कैसे करेगा? क्या छोटे किसानों को समाप्त करके, बड़े किसानों की भूमि के ऊपर कब्जा करके, या उन्हें समय समय पर कर्ज दे करके अपना अधीनस्थ बना करके, या फिर पश्चिम से जो पेस्टिसाइड्स हैं, यानी जो एग्री बिजनेस के और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज के जो पक्ष हैं, जो संस्थागत ढांचे हैं, उन संस्थागत ढांचों के साथ में एक दृश्य और अदृश्य तरीके के समझौते करके किसान की जिंदगी के साथ और उसकी जमीन के साथ खिलवाड़ करके, ये वो सवाल हैं जिन सवालों के ऊपर हमें एक विश्लेषण करने की और इसके ऊपर बातचीत करने की जरूरत है। मुझे ये लगता है कि संभवतः हम इस पर जितनी गंभीरता से बात होनी चाहिए, उतनी गंभीरता से हम बात नहीं कर रहे हैं। और ठीक इसी तरह से अभी जो तुम्हारा सवाल था फेमिनाइजेशन का, वो सवाल भी क्योंकि जब पुरुष तो आ जाएगा वहां से सीजनल एम्प्लॉयमेंट जैसी चीजों को नकार करके तलाश करके आ जाएगा शहर के अंदर, और वहां महिलाएं काम करेंगी। तो उन महिलाओं के साथ तो ये बाजार और भी क्रूरता वाला व्यवहार कर सकता है। उनको कितनी वेजेस देंगे? आज अगर हम ये लगाएं, अनुमान लगा लिया जाए, मोटा मोटा अनुमान, एक पुरुष सत्तात्मक समाज के अंदर अगर लैंडलेस एग्रीकल्चरिस्ट खेती के काम में अपनी भूमिका का निर्वाह करने के बाद बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अल्पकालिक रोजगार की तलाश में शहर आ जाता है, और वो महिलाएं उस बड़े किसान के यहाँ पर या अपनी छोटी सी भूमि के ऊपर काम करती हैं, तो बड़ा किसान उनको क्या बेच देगा? क्या वो उस बेजिस के ऊपर किसी प्रकार का कोई जो समझौता कर सकती हैं? वो उनको पुरुष की तुलना में ये कह करके कि वो ज्यादा काम करते हैं, तुम इतना काम नहीं कर पाती हो, तुमको तो घर का काम भी करना है, वो बेजिस कट कर देगा। या जो उपलब्धता है अन्य सामग्री की, वह सामग्री की उपलब्धता भी कम हो जाएगी। और ये इस बात है कि वो महिला जो वहां पर कृषि कार्य के अंदर इन्वॉल्व हुई है इसलिए कि उसके परिवार के पुरुष लोग शहर के अंदर आ गए हैं, वो क्या वहां पर शोषण और दमन का किसी प्रकार से विरोध कर सकती है क्या? ये एक ऐसे सवाल है जिन सवालों पर हमें ध्यान देना होगा। पूरी की पूरी एक सामाजिक पृष्ठभूमि के साथ किसान का जो पूरा ढांचा है, किसानी का ढांचा, वह उस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उससे निर्मित होता है। हम उस पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके अगर ये चाहें कि हम रूरल स्टडीज कर सकते हैं, तो वो हमारी अपनी केवल एक इल्यूजन हो सकता है, वो एक भ्रम हो सकता है। उसके अंदर हम किसी भी प्रकार के एक जो गहनता वाला पक्ष है, उस गहनता वाले पक्ष की बात नहीं कर पाएंगे। पहली बार किसानों ने दिल्ली का दरवाजा खटखटाया था और किसान ने अपनी एकजुटता दिखा दी। दूसरी बात, किसान ने एक एकजुटता और भी दिखाई, जो अगर तुमको ध्यान हो, जब किसान आंदोलन चल रहे थे और मेरठ और दूसरे
में खाप पंचायतों के माध्यम से बड़े बड़े किसान सम्मेलन हो रहे थे, तो उसमें हिंदू मुस्लिम एकता के नारे भी लगे थे। पहली बार ऐसा लगा कि किसान धर्म के दायरे से बाहर जा रहा है, किसान जाति के दायरे से बाहर जा रहा है। उस किसान के साथ में हमने पहले भी चर्चा की थी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे, बहुत सारे आर्टिस्टिक ग्रुप्स थे, बुद्धिजीवी थे, मध्य वर्ग का हिस्सा था, व्यापारियों का, जो छोटे व्यापारी थे जिनका किसानों के साथ सीधा लेन देन होता है, वो भी था। मुझे लगता है कि इस तरह की जो एकजुटता थी किसान के आंदोलन में, किसान के दायरे से बाहर जाकर के एक जो नॉन पॉलिटिकल आंदोलन हुआ, उस नॉन पॉलिटिकल आंदोलन में इस तरह की एकजुटता ने ही शायद राज सत्ता के सामने चुनौती पैदा की थी कि अगर ये आंदोलन इस तरह का स्वरूप लेता है और यह धीरे धीरे विस्तार लेता जा रहा है, तो आने वाले समय में कई तरह के राजनीतिक परिदृश्यों में बदलाव ला सकता है ये किसान। इसको ध्यान में रख करके ये कानून शायद वापस लिए गए थे। तो हमको ये भी देखना होगा कि किसानों का राज्य के साथ क्या संबंध हो सकता है और किसान किस तरह से राज्य को अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रेरित या बाध्य कर सकता है, और राज्य किसानों के कल्याण के लिए और किसानों के जो अपने उत्पादन की प्रणालियां हैं, उन उत्पादन की प्रणालियों को किसान के हित के अनुरूप बनाने के लिए किस तरह की नीतियों का निर्माण कर सकता है। मुझे लगता है कि इस पूरे संदर्भ के साथ हमको किसान आंदोलन को समझने की जरूरत है। टॉम ब्रास ने बहुत अच्छी पुस्तक एडिट की है, मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी, न्यू फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया। और इन न्यू फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया में उन्होंने बहुत सारे सवाल रेज किए हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा की है। मैं चाहूंगा कि जो हमारे अपने साथी हैं, वो साथी टॉम ब्रास की इस किताब को देखें, न्यू फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया। जो सर्वे रिपोर्ट आती हैं सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी की, ICSSR के द्वारा जो निकलती हैं, उसमें भी किसान आंदोलनों के बारे में उल्लेख मिलते हैं। उनको भी हमें अध्ययन करने की जरूरत है। हमने पिछली बार ये बात बताई थी कि भाई AR देसाई को हम देखें, उनकी पुस्तक थी पीजेंट स्ट्रगल्स इन इंडिया, उस किताब का देखें। पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया DN धनागरे की देखें। इन सबको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जो भी, अगर आपने भी देखा होगा इसमें कभी, किसान आंदोलन का अध्ययन भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, बाहर भी अगर हुआ है तो वो सामान्यतः वामपंथी विचारकों ने और आलोचनात्मक समाजशास्त्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने किया है। गांव का अध्ययन जरूर प्रकारवादी तरीके से हुआ है। कुछ प्रकारवादियों ने किसान आंदोलन के पक्षों को तुलनात्मक तरीके से समझने की कोशिश की है। आंद्रे बेतई ने अपनी जो पुस्तक है उनकी, अपनी एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, उसके अंदर इन चीजों को समझने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। लेकिन किसान आंदोलनों पर, और फॉर दैट मैटर किसी भी आंदोलन की जो एक आलोचनात्मक व्याख्या होनी चाहिए थी, उसमें लेफ्ट स्कॉलर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और वो इसको ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन आंदोलनों में विभिन्न सामाजिक श्रेणियों की, मैं केवल किसानों की बात नहीं कर रहा, विभिन्न सामाजिक श्रेणियों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का वर्ग चरित्र निकल करके आता कि वो उसका वर्गीय धरातल क्या है। और जब हम उस वर्गीय धरातल को समझ पाते हैं, तभी शायद हम आंदोलनों की पृष्ठभूमि को, आंदोलन की स्ट्रेटजी को, आंदोलन के संभावित परिणामों को समझ सकते हैं। इसलिए सभी प्रकार के जो आंदोलन हैं, उन आंदोलनों का
मुझे लगता है कि अकादमिक दृष्टि से स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के अंदर अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जहां पर कि अब गांव का विद्यार्थी आकर के शिक्षा ग्रहण कर रहा है, क्योंकि गांव के उस विद्यार्थी का लगाव और उसका जुड़ाव गांव के साथ में है। हम विश्वविद्यालय के अंदर आकर के और महाविद्यालयों के अंदर आकर के उस विद्यार्थी को जो कि गांव से आया है उसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से अलग कर देते हैं, और कृषि से संबंधित जो विभिन्न पक्ष हैं, किसानी जिंदगी से जुड़े हुए जो पक्ष हैं, गांव और देहात की सामाजिकता से जुड़े हुए जो पक्ष हैं, उनके विषय में हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो एक ऐच्छिक विषय के रूप में, एक ऑप्शनल पेपर के रूप में हम कहीं रूरल सोशियोलॉजी को चला देते हैं, और अगर कहीं रूरल सोशियोलॉजी को कंपलसरी पेपर के रूप में पढ़ाया भी जाता है तो उसमें भी जाति और परिवार इन सब के बारे में चर्चा ज्यादा होती है। जो एग्रेरियन रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, जो उनके मोड ऑफ प्रोडक्शन हैं, उन सब के ऊपर चर्चा बहुत कम होती है। और इस तरीके से जो विद्यार्थी है वह सामाजिक आर्थिक पहलुओं से, कृषि के राजनीतिक अर्थवाद के पक्ष से, और अपने परिवार की विभिन्न समस्याएं जिसमें कि कृषक संबंध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, उनसे पृथक हो जाता है। और इसलिए वह विद्यार्थी फिर किसान आंदोलन के अंदर या किसानों की समस्याओं में उस तरीके की भूमिका का निर्वाह नहीं कर पाता है जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह उससे करने की अपेक्षा की जाती है। हमें इस पूरे व्यापक दृष्टिकोण को देखते हुए किसानों के विभिन्न पहलुओं को समझने की जरूरत है। जी सर। सर वो क्वेश्चन अभी वैसे तो मुझे लगता है पता नहीं सवाल आया कि नहीं, जैसे ये था कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर से आप क्या समझते हैं और क्या इसका किसान आंदोलन से कोई संबंध है? हाँ, है ना। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या का विस्तार, महिलाओं की संख्या में वृद्धि। और वो वृद्धि इसलिए हो रही है अच्छा। क्योंकि गांव का जो पुरुष है, जो किसानी का कार्य करता है, वह एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट की तलाश में कई बार शहर के अंदर आता है, और उसकी अनुपस्थिति में वह महिला खेत पे काम करती है। और वैसे भी कृषि कार्यों के अंदर पुरुष के साथ साथ महिला का अपना योगदान वहां पर रहता है। तो महिलाओं की संख्या कृषि कार्यों के अंदर अनेक कारणों से बढ़ती चली जा रही है। एक बात। तो दूसरी, इसमें आप ये भी देखो कि अभी जब कोरोना का प्रकोप हुआ, तो कोरोना के प्रकोप में जो गांव के लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए शहर में आए थे, शहर ने उनकी समस्याओं के जो एकदम उत्पन्न हुई थी उनका निदान करने से मना कर दिया। मैं शहर के उस इनह्यूमैनिटेरियन फेज को देखिए, उस समय की सरकार के उस इनह्यूमैनिटेरियन फेज को देखिए, जिसके कारण ये सब शहर से गांव की तरफ भागने के लिए तैयार हो गए, और एक इतना बड़ा माइग्रेशन हुआ फ्रॉम अर्बन टू रूरल, जो कि अनप्रेसिडेंटेड माइग्रेशन था। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि जैसे जैसे महिलाओं के किसानी के क्षेत्र में गांव के अंदर उनकी अपनी श्रम संबंधी भूमिकाओं का विस्तार होता है और उनके वेज स्ट्रक्चर्स कम होते चले जाते हैं, इसको अगर फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के साथ साथ हमको इसके साथ फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी भी जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब उनको पारिश्रमिक कम मिलता है, पुरुष सदस्य शहर के अंदर आकर के काम करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि शहर में उनके खर्चे नहीं होते होंगे। वो जो भी छोटी मोटी सपोर्ट कर पाते होंगे परिवार के अंदर, वह करने की कोशिश करते हैं ताकि विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगे। तो वो पूरा का पूरा जो परिवार है, वह परिवार कहीं ना कहीं पॉवर्टी के उस पूरे फ्रेम का हिस्सा बनता चला जाता है, उसकी पॉवर्टी का विस्तार होता चला जाता है। तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के साथ फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। मुझे लगता है कि
संभवतः बीना अग्रवाल ने इस क्षेत्र के अंदर काम किया है। लैंड राइट्स वगैरह के जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज के साथ महिलाओं के अपने क्या संबंध हैं और उनकी कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं हैं, वो केवल भारतवर्ष के संदर्भ में ही उन्होंने बात नहीं की है, बल्कि पूरे साउथ एशिया के विभिन्न देशों के संदर्भ में वो अब इसमें भूमि संबंधों के साथ महिलाओं के पक्ष को जोड़ करके काफी उन्होंने महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। उस महत्वपूर्ण अध्ययन को भी मुझे लगता है कि हमें पढ़ने की जरूरत है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से वो पुस्तक कभी प्रकाशित हुई थी। मैं उसका टाइटल तो मुझे याद नहीं, फील्ड्स वंस ओन करके कुछ इस तरह का कोई टाइटल है, लेकिन वह पुस्तक काफी चर्चित पुस्तक है और उसमें फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, जेंडर इश्यूज एंड लैंड राइट्स, इन सब के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की गई है। मुझे लगता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र के जो तथ्यात्मक स्वरूप हैं, उनको अगर कोई समझने का प्रयास करता है तो बीना अग्रवाल की उस किताब को पढ़ना चाहिए। अ, इसको आप किसान आंदोलन से जो, अच्छा वो तो इसको आप किसान आंदोलन से कैसे जोड़ेंगे? नहीं, जब अगर इस प्रकार की समस्या होंगी, आपने देखा ना कि अभी जो किसान आंदोलन हुआ जी दिल्ली के अंदर, जो 1 वर्ष से ज्यादा चला, उसमें महिलाओं की साझेदारी बहुत थी। तो महिलाएं उस पक्ष को समझ रही थी जी कि किसानों की जो पूरी की पूरी समस्या है किसान की, वो केवल किसान की समस्या नहीं है, किसान के समूचे परिवार की समस्या है। और इसलिए उस आंदोलन के अंदर उनकी अपनी एक बड़ी अहम भूमिका रही और वो पूरे के पूरे टाइम पर वहां डटी रही। जिस तरह की उन्होंने एकजुटता दिखाई थी, वो एकजुटता अनप्रेसिडेंटेड थी। तो अब कोई भी किसान आंदोलन बिना महिलाओं की सक्रिय सहभागिता के नहीं हो सकता, भविष्य में भी नहीं हो सकता। जी। अ, मेरे ख्याल से सारे सवाल हो चुके। हेलो हेलो। सॉरी, हाँ सॉरी सर, वो माइक ऑफ रह गया। सर, भविष्य में किसान आंदोलन क्या स्वरूप लेगा? भविष्य में किसान आंदोलन ठीक यही स्वरूप लेगा जो कि उसने 1 साल दिल्ली के अंदर लिया, दिल्ली की सीमाओं के ऊपर लिया। और हो सकता है कि ये किसान आंदोलन और ज्यादा व्यापक हो और इसमें देश के सभी राज्य उसके अंदर शामिल हो जाए, क्योंकि लास्ट किसान की समस्या अब कॉरपोरेट के साथ और कॉरपोरेट के द्वारा गवर्न किए जाने वाले बाजार के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए किसान आंदोलन का व्यापकीकरण होगा। सर, अभी लास्ट सवाल है कि अगर समाज विज्ञान का कोई विद्यार्थी किसान आंदोलन पर शोध करना चाहे तो आप उसे क्या सुझाव देंगे? गांव जाकर के एक बार वो किसानों के साथ एनकाउंटर करे, किसानों की जिंदगी को समझे, उनके जो अपने मेथड्स हैं, फील्ड वर्क मेथड्स, उनके आधार पर समझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर संभव हो सकता है तो किसान जब खेती कर रहा है तो उसको कुछ टाइम उसके साथ पूरा समय वहां पर व्यतीत करके उसके खर्चे को और उसके उत्पादन की प्रणाली को समझे, ताकि वो किसानों के समूचे सामाजिक जीवन के यथार्थ को जान सके। सर, ये भी लेकिन सच है कि आजकल जो आज की जो जनरेशन है वो कृषि कार्य में कहाँ इन्वॉल्व है। आपने जैसे कहा शुरू में कि किसानों की संख्या कम नहीं हुई है, आज भी बहुत बड़ी जनसंख्या गांव में रहती है और कृषि कार्य कर रही। लेकिन अगर देखा जाए तो हम जब कॉलेजों में एनकाउंटर करते हैं स्टूडेंट से, या तो वो बहुत सारे, अब उनकी जो नई जनरेशन है वो कहाँ इन्वॉल्व होती है और वो हिस्सा भी नहीं बनना चाहती नहीं, कृषि ना का। ना बनना चाहे, लेकिन अगर 60% जनसंख्या आज भी गांव के अंदर रह रही है और 45 से 50% जनसंख्या आज भी अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो वो इन्वॉल्वमेंट उसको नकारा नहीं जा सकता। आज भी बहुत से लोग हैं जो किसानी का कार्य कर रहे हैं। इसलिए ये बात जरूर है कि मैंने पहले भी कहा कि परिवार मल्टी ऑक्यूपेशनल हो गए हैं, लेकिन मल्टी ऑक्यूपेशनल होने के बाद भी किसानी उनकी जिंदगी है, किसानी उनकी संस्कृति है,
किसानी के आधार पर उनके सामाजिक संबंध हैं। इसलिए किसान शब्द केवल एक सामाजिक श्रेणी को व्यक्त नहीं करता है, वो एक समूची मानसिकता को, समूची जीवन शैली को, समूचे परिवेश को व्यक्त करने वाला है। और इसलिए उसके अध्ययन को ना तो नकारा जा सकता है, और जो परिवार से जुड़े हुए लोग यहाँ पर अध्ययन करने आए हैं, वो भी चाहते हुए भी किसानों के परिवार से अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है सर, ऑलमोस्ट डन है, फिर भी कुछ होगा तो मैं आपसे होगा तो बता दीजिएगा। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।